नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। और आइए बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। हर व्यक्ति और हर इलाके तक गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य। बजट प्रावधानों से जुड़े वेबिनार में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भविष्य में दुनिया भर में बढ़ेगी भारतीय डॉक्टरों की मांग। 21वीं सदी की चुनौतियों के लिहाज से हो तकनीक का विकास। आईआईटी खड़गपुर के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को दिया सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फलेसनेस का मंत्र। लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले नवाचारों की दिशा में काम करने की अपील। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राजनीतिक मूल्यों में रचनात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की बताई जरूरत। जे ईश्वरी बाई मेमोरियल ट्रस्ट के कार्यक्रम को किया संबोधित। सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर दिया जोर। मानवाधिकारों के लिए सबसे बड़ा खतरा है आतंकवाद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। कहा, आंतरिक मामलों और राष्ट्रीय संप्रभुता में दखल नहीं देने के सिद्धांत का हो पालन। बहुपक्षीय संस्थाओं और व्यवस्थाओं में सुधार की बताई जरूरत। भारत में 1,17,00,000 के पार पहुंची कोविड टीकाकरण की संख्या। 12,61,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई वैक्सीन की दूसरी डोज। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत नहीं। स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट प्रावधानों पर वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा को किफायती बनाने और इसकी सुलभता को अगले स्तर पर ले जाने की आवश्यकता है, जिसके लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भारतीय चिकित्सकों, पैरामेडिकल कर्मियों की मांग दुनिया भर में बढ़ेगी। हमें भारत निर्मित टीकों की बढ़ती मांग के लिए तैयार रहना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में स्वास्थ्य सेवा के प्रति व्यापक दृष्टिकोण अपना रही है और इसके तहत उपचार के साथ स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्रीय बजट के प्रावधानों को प्रभावी तौर पर लागू करने को लेकर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भारत को स्वस्थ रखने के लिए 4 मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। इनमें बीमारियों को रोकने यानी प्रिवेंशन ऑफ इलनेस और प्रमोशन ऑफ वेलनेस, गरीबों को सस्ता और प्रभावी इलाज, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की क्वांटिटी और क्वालिटी में बढ़ोतरी और समस्याओं से पार पाने के लिए मिशन मोड पर काम करना शामिल है। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए बजट प्रावधानों को अभूतपूर्व बताया। बीता वर्ष एक तरह से देश के लिए, दुनिया के लिए, पूरी मानव जात के लिए और खास करके हेल्थ सेक्टर के लिए एक प्रकार से अग्नि परीक्षा की तरह रहा था। अनेकों की जिंदगी बचाने में हम कामयाब रहे हैं। कुछ महीनों के भीतर ही जिस तरह देश ने करीब 2,500 लैब्स का नेटवर्क खड़ा किया, कुछ दर्जन टेस्ट से हम आज करीब 21 करोड़ टेस्ट के पड़ाव तक पहुंच पाए। ये सब सरकार और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करने से ही संभव हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने देश में कोविड के दौरान बहुत कम समय में एक मजबूत स्वास्थ्य ढांचा तैयार किया है। कोरोना ने हमें ये सबक दिया है कि हमें सिर्फ आज ही महामारी से नहीं लड़ना है, बल्कि भविष्य में आने वाली ऐसी किसी भी स्थिति के लिए भी देश को तैयार करना है। मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर मेडिसिन्स तक,
वेंटिलेटर से लेकर वैक्सीन तक, साइंटिफिक रिसर्च से लेकर के सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तक, डॉक्टर से लेकर के एपिडेमियोलॉजिस्ट तक, हमें सभी पर ध्यान देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समग्र दृष्टि के साथ एकीकृत नीति अपनाते हुए सरकार देश के दूर दराज के क्षेत्रों में एक मजबूत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा तैयार करने पर ध्यान दे रही है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि देश के लोग, चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे वो सुदूर इलाकों में रहते हो, उन्हें बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मिले और समय पर मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने समन्वित प्रयास से कई लोगों की जान बचाई है और हमारा लक्ष्य भविष्य के किसी भी संकट के लिए तैयार रहना है। उन्होंने बताया कि देश से 2025 तक क्षय रोग यानी टीबी रोग के उन्मूलन का लक्ष्य है और सरकार इस दिशा में मजबूती से काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि 21वीं सदी के भारत की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं बदल गई हैं और इसके लिहाज से नई तकनीक का विकास होना चाहिए। आईआईटी खड़गपुर के वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जल्दबाजी के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश के इंजीनियर्स को भविष्य की चुनौती के हिसाब से खुद को ढालकर नई नई तकनीक पर काम करने का सुझाव दिया। आप कितने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, कितने जीवन बचा सकते हैं, देश के संसाधनों को बचा सकते हैं, अगर आप पैटर्न को समझें और उसे समझकर समाधान निकालें। और इस बात की भी पूरी संभावना है कि भविष्य में यही समाधान आपको कॉमर्शियल सक्सेस भी दें। प्रधानमंत्री ने छात्रों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फनेस का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए, ड्यूरेबल हो और लोग ज्यादा आसानी से उसका इस्तेमाल कर पाएं। हमारी आईआईटीज जितना ज्यादा भारत की चुनौतियों को दूर करने के लिए रिसर्च करेगी, भारत के लिए समाधान तैयार करेगी, उतना ही वो ग्लोबल एप्लीकेशन का भी माध्यम बनेगी। हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच आपको जो एक्सपेरिमेंट सफल होकर निकालेगा, वो दुनिया में कहीं पर भी असफल नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के भारत की स्थिति भी बदल गई है, जरूरतें भी बदल गई हैं और एस्पिरेशन भी बदल गई हैं। प्रधानमंत्री ने देश को चौथी औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्री 4.0 के लिहाज से तकनीक के विकास पर बल दिया। नया इकोसिस्टम हमारे स्टार्टअप्स की दुनिया में, नया इकोसिस्टम हमारे इनोवेशन रिसर्च की दुनिया में, नया इकोसिस्टम हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड में और नया इकोसिस्टम देश की प्रशासनिक व्यवस्था में। इस कैंपस से निकलकर आपको सिर्फ अपना नया जीवन ही स्टार्ट नहीं करना है, बल्कि आपको देश के करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले स्वयं में एक स्टार्टअप भी बनना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ही नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज के मामले में अगले स्तर पर ले जाने की जरूरत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि शिक्षण संस्थानों को छात्रों को आधुनिक विश्व समुदाय के समर्थ नागरिक बनाने का प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर हैं और आज वे गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों की तरफ से लोकहित और नैतिकता के महत्व पर भी विशेष बल दिए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत
देश को नॉलेज सुपर पावर बनाने के उद्देश्य से भारतीय मूल्यों पर आधारित आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजबूत और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हमारी वैश्विक सोच के केंद्र में है। राष्ट्रपति ने कहा कि आत्मनिर्भरता के लिए स्थानीय संसाधनों, अनुभवों और ज्ञान का उपयोग किया जाना चाहिए। मजबूत एवं आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हमारी वैश्विक सोच के केंद्र में है। आत्मनिर्भरता के लिए स्थानीय संसाधनों, अनुभवों एवं ज्ञान का उपयोग किया जाना चाहिए। स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए रिसर्च तथा इनोवेशन के माध्यम से स्थानीय विकास को बल प्रदान करके आप सभी प्राध्यापक और विद्यार्थीगण अपनी शिक्षा को सही अर्थों में उपयोगी बना सकते हैं। हमें इस बात पर सदैव ध्यान देना है कि हमारी शिक्षा का लाभ हमारे व्यक्तिगत विकास के साथ साथ समाज और देश को भी मिले। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राजनीति के स्तर में गिरावट पर चिंता जताई है। सामाजिक कार्यकर्ता जे ईश्वरी बाई के नाम पर डाक टिकट जारी करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज राजनीति में मूल्यों में गिरावट आई है और उसमें रचनात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए निचले स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक सार्थक बहस होनी चाहिए। I am pained to say that over the past few years there has been a decline in the values, there has been decline in public life, and we are also seeing frequent disruptions, obstruction, disruption are becoming the order of the day. Construction, positive thinking, positive criticism, constructive opposition, constructive criticism, and also following certain ideas, they are the need of the hour. उपराष्ट्रपति ने कहा कि राजनेताओं में 4C की जरूरत है: कैरेक्टर, कैलिबर, कैपेसिटी और कंडक्ट। तभी जाकर लोकतंत्र स्वस्थ बन सकेगा। कर्नाटक के कोडवा समुदाय ने केंद्र सरकार से कोडवा थाक भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। इस सिलसिले में कोडवा नेशनल काउंसिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को चिट्ठी लिखी है। इसमें भविष्य में कोडवा थाक भाषा को संयुक्त राष्ट्र की एक भाषा के तौर पर मान्यता देने की बात कही गई है। कोडवा नेशनल काउंसिल ने केंद्र और राज्य सरकार से कोडवा समुदाय को आदिम जनजाति का दर्जा देने और अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग की है। कोडवा समुदाय दक्षिण कर्नाटक के कूर्ग जिले का एक समुदाय है। उनकी कुल जनसंख्या 1.5 लाख से ज्यादा है और वे कोडवा थाक भाषा में बात करते हैं। तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आज बजट सत्र के पहले दिन राज्य विधानसभा में 2021-22 का अंतरिम बजट पेश किया गया। प्रदेश में वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे उप मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने सदन में अंतरिम बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य पर 4,85,000 करोड़ रुपए का ऋण है, जो विभिन्न क्षेत्रों के लिए किए गए बजट आवंटन के बाद बढ़कर 5,70,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। मुख्यमंत्री की ओर से घोषित फसल ऋण माफी के लिए अंतरिम बजट में 5,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की गई है। वहीं कोयंबटूर में मेट्रो रेल परियोजना के लिए 6,683 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अंतरिम बजट पेश करने के दौरान विपक्ष डीएमके, कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। विपक्षी सदस्यों ने कहा कि वे राज्य सरकार के कार्यकलापों से संतुष्ट नहीं हैं। और गुजरात में 6 नगर निगमों की 575 सीटों के लिए हुए चुनाव की मतगणना जारी है। सभी 6 महानगर पालिकाओं में बीजेपी को बहुमत मिल गया है। गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद सड़कों पर जश्न का माहौल है। अब तक आए नतीजों में बीजेपी ने 449 सीटें जीत चुकी है। कांग्रेस ने 44 सीट और आम आदमी पार्टी ने 19 सीट पर जीत दर्ज की है। बीएसपी ने 3 और 1 निर्दलीय उम्मीदवार ने विजय हासिल की। 21 फरवरी को सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, जामनगर, भावनगर और राजकोट नगर निगमों के चुनाव के लिए मतदान हुआ था। मुख्यमंत्री विजय रूपानी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने जीत के लिए मतदाताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं का आभार जताया है।
प्रधानमंत्री ने गुजरात नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए राज्य का धन्यवाद किया। उन्होंने ट्वीट किया कि फिर से बीजेपी पर भरोसा करने के लिए राज्य के लोगों का आभारी हूं। नगरपालिका चुनावों के परिणाम विकास और सुशासन की राजनीति के प्रति लोगों के अटूट विश्वास को दिखाता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जीत के लिए मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद उन्होंने किया। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि गुजरात की सभी 6 महानगर पालिका में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी को अपार बहुमत मिला। इस अभूतपूर्व विजय के लिए मैं सभी 6 महानगर पालिका के मतदाताओं, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। गुजरात बीजेपी की ऐतिहासिक जीत प्रदेश की जनता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी और विकासोन्मुखी नीतियों में अटूट विश्वास की जीत है। मैं प्रदेश की जनता को बीजेपी में निरंतर विश्वास जताने के लिए धन्यवाद देता हूं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंच गए हैं। उन्होंने भी गुजरात के लोगों का आभार जताया है। देश भर में किसान आंदोलन, कोरोना, कई प्रकार की भ्रांतियां विपक्ष ने खड़ी करने का प्रयास किया था और हर भ्रांति को तोड़ते हुए एक के बाद एक नतीजे आए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सर्व प्रकार से एक संपूर्ण विजय गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को मिली है। विजय भाई, नितिन भाई और हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री CR पाटिल, इनकी पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं। और टूल किट मामले में बंगलुरु से गिरफ्तार आरोपी दिशा रवि को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालत ने दिशा रवि की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा रवि को एक और दिन के पुलिस रिमांड में भेजने का आदेश दिया था। अदालत ने निर्देश दिया कि वो मामले की जांच में पूरा सहयोग दे और अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगी। दिशा रवि को 14 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में शांतनु और निकिता जैकब भी आरोपी हैं। वहीं शांतनु ने भी दिल्ली की एक अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है। दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किला हिंसा मामले में जांच पड़ताल जारी है। इस मामले में गिरफ्तार अभिनेता दीप सिद्धू को दिल्ली की अदालत ने आज न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी है। उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं लाल किला हिंसा मामले में आरोपियों की धरपकड़ जारी है। दिल्ली पुलिस जम्मू से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जम्मू के रहने वाले मोहिंदर सिंह खालसा और मनदीप सिंह को पकड़ा गया है। इनकी लाल किला मामले में भूमिका थी और दोनों ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई। अब इन्हें अदालत में पेश कर दिल्ली पुलिस रिमांड पर लेगी। सीबीआई की एक टीम ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजरा बनर्जी से कथित कोयला तस्करी मामले में आज पूछताछ की। अभिषेक बनर्जी के दक्षिण कोलकाता स्थित आवास पर रुजरा बनर्जी से पूछताछ की गई। सीबीआई की टीम वहां पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के दक्षिण कोलकाता में स्थित आवास पर पहुंची और रुजरा बनर्जी से बातचीत करने के थोड़ी ही देर बाद वहां से निकल गई। जांच अधिकारियों के मुताबिक जरूरत पड़ने पर रुजरा बनर्जी से दोबारा पूछताछ हो सकती है। इससे पहले सोमवार को सीबीआई ने रुजरा बनर्जी की बहन मेनका गंभीर से भी इस मामले में पूछताछ की थी। और देश स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोविड का टीका लगाने के मामले में नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज दोपहर 1 बजे तक 1 करोड़ 17 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश भर में 68% यानी कि 64,52,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को पहला डोज दिया जा चुका है। वहीं 12,61,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरा डोज दिया जा चुका है, जबकि 40,40,000 से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन का डोज दिया जा चुका है। टोटल वैक्सीनेशन 1,17,54,788 हैं। इसमें 68% हेल्थ केयर वर्कर्स को पहली डोज दी जा चुकी है और 62% हेल्थ केयर वर्कर्स को दूसरी डोज दी जा चुकी है।
और वहीं कोविड रिकवरी रेट में भी इजाफा हुआ है और ये 97.24% हो गई है। सोमवार को 13,255 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। अब तक 1,07,12,000 लोग ठीक हो चुके हैं। इस दौरान 10,584 नए मामलों की पुष्टि हुई है। देश में अभी करीब 1,47,000 सक्रिय मामले हैं, जो कि कुल मामलों का केवल 1.34% है। सक्रिय मामलों में से 75% मामले केरल और महाराष्ट्र से हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और जम्मू कश्मीर में सक्रिय मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद इन 6 राज्यों में केंद्रीय टीम भेजी गई। वहीं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि देश में अब तक 187 यूके स्ट्रेन, 6 दक्षिण अफ्रीका स्ट्रेन और 1 व्यक्ति में ब्राजीलियन स्ट्रेन का पता चला है और इस पर सरकार की पूरी नजर है। भारत ने कहा है कि मानवाधिकार को सबसे ज्यादा खतरा आतंकवाद से है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ये बातें कही। वर्चुअल माध्यम से चली इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हथियारबंद संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय असमानता भी मानवाधिकार के उल्लंघन के अहम कारक के रूप में उभर रहे हैं। कोविड महामारी ने भी मानवाधिकारों के सामने गहरी चुनौती खड़ी कर दी है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि मानवाधिकारों के मामले में इस तरह से उठाए जाने चाहिए ताकि वे किसी देश के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप न लगे और उससे किसी देश की संप्रभुता का अनादर भी ना हो। उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा खतरा है और ये आम आदमी के जीवन के अधिकार का सरासर उल्लंघन है। इसलिए आतंकवाद फैलाने वालों को किसी भी हालत में आतंकवाद के शिकार देश से तुलना नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार के मामले में भारत का रुख कोविड काल में साफ साफ दिखा, जब सरकार ने भारत के 60 करोड़ लोगों को भोजन और 40 करोड़ लोगों को आर्थिक सहायता दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने करोड़ों लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन, शौचालय, घर और स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी, जो कि मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने में सबसे अहम तरीके हैं। Human rights agenda continues to face severe challenges, most of all from terrorism. The perennial concerns remain equally strong, be it global inequities or armed conflicts. Terrorism continues to be one of the gravest threats to humankind. It is a crime against humanity and violates the most fundamental human right, namely the right to life. As a long-standing victim, India has been in the forefront of the global action against terrorism. This is possible only when there is a clear realization, including in bodies dealing with human rights, that terrorism can never be justified, nor its perpetrators ever equated with its victims. नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने नेपाली संसद के प्रतिनिधि सभा को भंग किए जाने के फैसले को गलत ठहराते हुए आज संसद को फिर से बहाल करने का आदेश दिया है। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिनों के अंदर प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाने का आदेश दिया है। नेपाल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से काफी धक्का लगा है, क्योंकि पिछले साल 20 दिसंबर को उन्होंने नेपाल की संसद को भंग करने की घोषणा की थी। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने भी इस फैसले पर सहमति की मुहर लगा दी थी। इसके बाद से विपक्ष ने फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर आज 5 जजों की बेंच ने केपी शर्मा ओली के फैसले को सर्वसम्मति से असंवैधानिक करार दिया। और कर्नाटक में पत्थर की एक खदान में जिलेटिन विस्फोट हादसे में लोगों की मौत पर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक जताया है। ट्वीट संदेश में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लिखा कि कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले में हुई खान दुर्घटना में हताहत लोगों के विषय में जानकर वो व्यथित हुए। उपराष्ट्रपति ने घायल और प्रभावित परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की है और ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक जताया है। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि विस्फोट की वजह से लोगों की मौत से वे दुखी हैं। प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। चिकबल्लापुर जिले में कल देर रात जिलेटिन की छड़ों में विस्फोट के कारण 6 लोगों की मौत हो गई।
पुलिस के मुताबिक कुछ लोग जिलेटिन की छड़ों को नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, तभी उसमें विस्फोट हो गया। इसी तरह एक हादसा सोमवार को शिवमोगा में हुआ। हानासोडू गांव में जिलेटिन लदे एक ट्रक में विस्फोट हो गया। इस हादसे में भी 6 लोगों की मौत हुई। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। राज्य सरकार ने हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। और चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। ओ काका, वो आए शहर, ले आए खाद बीज। भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।